गुड इवनिंग जी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंटेशन का टॉपिक खत्म कर लिया था। आज हम आगे चलते हैं एनालिसिस वाले पार्ट पे। और एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन का फोर्थ स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? कलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन था, देन प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस। एनालिसिस में सबसे पहला हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या मतलब एक वैल्यू निकाल लेंगे जो पूरी पॉपुलेशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं एवरेज। अब मैंने आपको मेन क्लास में आपने सुना होगा, तो अगर सुनी होगी तो आपने ये लगाई होगी कि सारी वैल्यूज को आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, तो आप एक वैल्यू, एक नंबर ले लेते हो जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते, और सारी कैलकुलेशन उसी उसी एक नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, और उसी को बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू। और हम जनरल सेंस में हम उसे को एवरेज बोल देते हैं। हमारे पास एवरेज निकालने के 5 तरीके हैं। सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करने के, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फाइंड आउट करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। 5 तरीकों से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं। हम मीन को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, हम मीडियन को भी बोल सकते हैं, हम मोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कौन सा रिप्रेजेंटेटिव किस केस में चाहिए होगा वो डिपेंड करता है कि हमें किस पर्पस के लिए उस डाटे का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसी रिप्रेजेंटेटिव को सेंट्रल वैल्यू या एवरेज बोलते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों निकालते हैं इसको? द मेन ऑब्जेक्टिव वही है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तो कहाँ गायब हो गए? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज टू प्रेजेंट ए सिंपल एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉ डाटा, मतलब रॉ डाटा के बारे में जानकारी हमें एवरेज से मिल जाती है। और एवरेज रिड्यूस ए मास ऑफ डाटा इनटू सिंगल टिपिकल फिगर, पूरे डाटे को स्टडी नहीं करना पड़ता, जस्ट एक सिंगल फिगर से हम लोग जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद एवरेज हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ डिफिकल्ट सेट ऑफ डाटा। जब आपके पास एवरेज होती है ना, जैसे एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है, दूसरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है, तो वो बेसिकली पर कैपिटा इनकम इज एवरेज। इंडिया की पर कैपिटा इनकम को हम किसी और कंट्री की पर कैपिटा इनकम के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वो एवरेज है, और हमें कंपैरिजन आसान लग जाएगा। अगर हम टोटल को टोटल के साथ कंपैरिजन करें तो मुश्किल है। तो यही बोला है कि एवरेज कंपैरिजन के काम आ जाती है। एवरेज आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन के काम आ जाती है, एवरेज के बेसिस के ऊपर एनालिसिस का काम हो जाता है, और एवरेज पूरे यूनिवर्स को एक नंबर में रिप्रेजेंट कर देती है। उसके बाद एक अच्छी एवरेज में गुण क्या होने चाहिए? एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? इजी टू अंडरस्टैंड, उसकी बात सबको समझ आनी चाहिए। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, और उसको निकालना इजी हो, एवरेज को चुनना, एवरेज को रिप्रेजेंटेटिव को चुनना इजी हो, सबको रिप्रेजेंट करे। अच्छी एवरेज तो वही है ना जो सबको रिप्रेजेंट करे बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज। कौन सी ऐसी एवरेज है जो सबको रिप्रेजेंट नहीं करती है? आप बताओ जरा, कौन सी ऐसी एवरेज है जो सबको रिप्रेजेंट नहीं करती? कितने तरीके की एवरेज? कौन सी ऐसी एवरेज जो सबको रिप्रेजेंट नहीं करती? आप बताइए जरा। लगाई हुई है पहले क्लासेस आपने? बिल्कुल नहीं लगाया? ठीक है, मैं तो फर्स्ट टाइम आए हो, अदरवाइज सेल्फ स्टडी की हुई है। मोड एंड मीडियन, मोड एंड मीडियन एक ऐसी एवरेज है जो सिलेक्टिव फिगर्स पे बेस्ड होती हैं। तो मोड, मोड एंड मीडियन एक दो ऐसी एवरेज है, इसलिए मोड एंड मीडियन एक अच्छी एवरेज है ही नहीं। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, और इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। मतलब एक सिंगल एक्सट्रीम आइटम समझते हो? एक्सट्रीम आइटम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो। ग्रुप ऑफ डाटे में एक ऐसी वैल्यू जिस जो बिल्कुल दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट हो, किसी भी तरीके से वो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम आइटम। ठीक है, जैसे सपोज करो 10, 20, 30 ये नॉर्मल वैल्यूज है, और इधर 1000 लिख दे, एक्सट्रीम आइटम होगी। इधर -50 लिख दो, एक्सट्रीम आइटम होगी, बिल्कुल अलग। ये वैल्यू आपके मीन को, एवरेज को प्रभावित ना करे, मीन या एवरेज को प्रभावित ना करे। क्या ऐसा हो सकता है कि
कोई एक्सट्रीम वैल्यू वो मीन या एवरेज को प्रभावित ना करे। अगर कोई वैल्यू, सपोज करो हम एवरेज निकाल रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, हम ये कहते हैं कि अच्छा रिप्रेजेंटेटिव वो जो सबको रिप्रेजेंट करे। तो मान लीजिए ये एक्सट्रीम वैल्यू है, बिल्कुल अलग दूसरों से, तो अगर मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इनको भी रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं इनसे भी प्रभावित होऊंगा। तो लिखा तो हुआ कि प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उसने बोला अनड्यूली प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अनड्यूली समझते हो कि नजायज तौर पे एक ही एक्सट्रीम वैल्यू पूरे तरीके से प्रभावित ना कर दे। अफेक्ट तो होगी, एक वैल्यू भी चेंज हो जाए ना तो एवरेज में बदलाव आएगा, लेकिन अनड्यूली नहीं आना चाहिए। अनड्यूली का मतलब ये ना हो कि एक ही वैल्यू उस एवरेज में बहुत बड़े चेंज का कारण ना बन जाए। क्या आपको समझ आता है कि क्या किसी और लैंग्वेज में पढ़ाऊं? इज देयर एनी अदर लैंग्वेज जो बोली जा सकती है? बताइए, कोई और लैंग्वेज? मैथमेटिकली एवरेज रिजिडली डिफाइंड होनी चाहिए। रिजिडली डिफाइंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डज रिजिडली डिफाइंड मींस? मतलब ये होता है कि आप किसी और भी तरीके से एवरेज निकालो तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। मतलब वी हैव मल्टीपल फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेजेस। सपोज करो हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, हमारे पास 3 मेथड्स है ना अर्थमेटिक मीन निकालने के। कौन कौन से? डायरेक्ट है, शॉर्टकट है एंड स्टेप डेविएशन है। तो आपका तीनों से आंसर सेम आना चाहिए। रिजिडली डिफाइंड इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? आप कोई भी रास्ता ले लो, आपको रास्ते घर वहीं पहुंचना होना चाहिए। यानी घर बदल गया, रास्ता बदल गया, घर नहीं बदलना चाहिए, यानी कि फाइनल आंसर नहीं बदलना चाहिए। मीडियन में हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं ना, मीडियन में हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो सीधा मीडियन लोकेट हो जाती है, या इंस्पेक्शन मेथड में मोड में हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। हार्मोनिक मीन में हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो हम लोग लॉग का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं, एक रूट का इस्तेमाल करके हम ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा हूं। ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, तो दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला बदलने से आंसर बदलता है, अगर फॉर्मूला तरीका बदलने से रिजल्ट बदलता है, तो वो रिजिडली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, मोड रिजिडली डिफाइंड नहीं है। मोड में क्या होता है, आप इंस्पेक्शन मेथड से निकालो तो आंसर अलग आएगा, आप ग्रुपिंग एनालिसिस मेथड से निकालो तो आपका आंसर अलग आएगा, तो उसको बोलते हैं कि वो रिजिडली डिफाइंड नहीं है। तो एक अच्छी एवरेज वो होनी चाहिए जो रिजिडली डिफाइंड हो। ठीक है, और इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, उसका कहीं ना कोई यूज होता हो। शौकिया तौर पे एवरेज निकाल ली, कहीं यूज तो हो नहीं रही। मोड का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं कहीं पर? अरे हाँ, मार्केटिंग में करते हैं ना, मार्केटिंग वाले सेक्टर में हम मोड का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसका यूज होना चाहिए। क्या हम हार्मोनी मीन का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम ज्योमेट्री मीन का भी इस्तेमाल करते हैं, हम मीडियन का कम इस्तेमाल करते हैं। मीडियन ज्यादा यूज नहीं होती है। एक अच्छी एवरेज वही हो जो आगे फर्दर यूज होती हो, जिसका फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हो। क्लियर है? और इसकी सैम्पलिंग स्टेबिलिटी हो। एक अच्छी एवरेज वो हो जिसकी सैम्पलिंग स्टेबिलिटी हो। व्हाट डज सैम्पलिंग स्टेबिलिटी मींस? कि मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, इस अब आपको मालूम है कि हम लोग जब कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं तो सैंपलिंग करते हैं, है ना? आपने एक सैंपल निकाला, आपने दूसरा सैंपल निकाला, आपने तीसरा सैंपल निकाला, इससे आपने एवरेज निकाली, इससे आपने एवरेज निकाली, और इससे आपने एवरेज निकाली। क्या ये तीनों एवरेज सेम आएंगी? नहीं आएंगी। कैसे आ जाएंगी? पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन से आपकी एवरेज निकाल रहे हो, सेम थोड़ा ना आएंगी। लेकिन लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। सैंपल एक ही पॉपुलेशन के निकाले हैं ना, एक ही पॉपुलेशन से सैंपल निकाल के हम लोग अपनी मीन निकाल रहे हैं, मीडियन, मोड, कुछ भी, कोई भी एवरेज निकाल रहे हो, तो उसका आंसर में ज्यादा बदलाव नहीं आना चाहिए कि सैंपल बदल गया तो रिजल्ट ही बदल गए। सैंपलिंग स्टेबिलिटी इसको बोलते हैं। आपके आपके शरीर से मैं 10 जगह से खून ले लूं, सुइयां मार मार के, इंजेक्शन लगा लगा के, तेरे ज्यादा लूंगा, है ना? तो 10 जगह से ब्लड ले लिया हमने, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिसाइड कर लेना कौन कौन से बॉडी पार्ट से खून देना तूने। तो डिफरेंट डिफरेंट 10 बॉडी पार्ट से तेरा ब्लड ले लिया। अब वो है क्या, बेसिकली सैंपल हो गए। अब बॉडी में जितना ब्लड है
तो उसको सिरिंज से थोड़ा निकाल लूंगा ना, सैंपल ले लिए, अब वो सैंपल के रिजल्ट सेम आएंगे ना, कि हमारे ब्लड में सैंपलिंग स्टेबिलिटी होती है, हमारा ब्लड एक तरीके का होमोजीनियस होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं सैंपलिंग स्टेबिलिटी। बट जब आप पॉपुलेशन एक नॉर्मल लोगों के बारे में डाटा इकट्ठा करोगे, उसमें होमोजिनिटी नहीं होती है। अब सैंपल बदलोगे रिजल्ट बदलेंगे ही। अब मान लीजिए आपकी क्लास में से मैं 4 स्टूडेंट को पिक करके उनका डाटा इकट्ठा करूं, उनका एवरेज मार्क्स देखूं +2 का, कोई और 4 का देखूं, किसी और 4 का देखूं, या किसी और 4 का देखूं, तो हर एक के एवरेज में बदलाव आएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग हो गए, बट क्लास को तो एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। बट वो बदलाव इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि सैंपल बदलने से ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया हो, इतना नहीं होना चाहिए। एवरेज वो सैंपलिंग स्टेबिलिटी उसमें कम हो उसमें बेसिकली, ठीक है, इट शुड हैव सैंपलिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। तो किसी भी अच्छी एवरेज में, एवरेज को तभी अच्छी एवरेज बोला जाएगा जिसमें ये सारे फीचर्स होंगे। क्लियर? तो अच्छी एवरेज निकालने के मतलब 5 तरीके की आपकी एवरेज होती है, एक 3 ये होगी और 2 ये होगी। ये जो पोजिशनल एवरेज और मीडियन सेम ही होती है, ठीक है। ये जो 3 एवरेजेस हैं ये मैथमेटिकल बेस्ड हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और ये जो पोजिशनल एवरेज है ये और ये पोजीशन या उनकी फ्रीक्वेंसीज की वजह से इनकी वैल्यूज आती है, ये मैथमेटिकल एवरेजेस नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बेसिकली मीन निकालने का कंसेप्ट होता है टोटल कर लो वेरिएबल को और नंबर से डिवाइड कर दो, यही होता है ना। आप नंबर को टोटल कर लो और फिर जितने नंबर्स हैं वेरिएबल का टोटल कर लो, फिर नंबर से डिवाइड कर लो, वो आपका क्या आ जाता है, मीन। इसको इस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यू कैन रिप्रेजेंट दिस बाय दिस एक्स बार, एक्स बार से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। इसके निकालने के फॉर्मूले यू ऑल नो, के फॉर्मूले समझाऊं? ये क्या है, डायरेक्ट मेथड, ये क्या है, शॉर्टकट मेथड, ये कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन। क्या फर्क है तीनों में? शॉर्टकट मेथड में हम डाटे को छोटा कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं एक वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज, एवरेज निकाल लेते हैं, फिर बाद में कॉमन वैल्यू दोबारा से ऐड कर देते हैं, जो कॉमन वैल्यू को माइनस करते हैं उसे बोलते हैं ए, ठीक है। अज्यूम मीन बोल देते हैं, कोई भी कॉमन वैल्यू आप माइनस कर दीजिए और फिर डाटा छोटा हो जाएगा, फिर छोटे डाटे से मीन निकाल लीजिए, फिर जो माइनस किया था दोबारा से ऐड कर दो तो आपके पास आंसर सेम आएगा, उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में 2 बार शॉर्टकट कर देते हैं हम लोग, और शॉर्टकट कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, डाटे में से किसी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, फिर उसको और फर्दर छोटा करने के लिए डिवाइड कर देते हैं, डाटा और छोटा हो जाता है, और फिर जब हम मीन निकालते हैं तो पहले उस जिस नंबर से डिवाइड किया था उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर से जिससे माइनस किया था दोबारा ऐड कर देते हैं। बताइए जरा मैंने क्या रिपीट किया इनसे, इनको नहीं यार, राजपुरे वाले। तीसरा बता दो। पहले डिवाइड कर दिया, फिर सबसे पहले आपके पास डाटा है, 2 तरीके से डाटा छोटा हो सकता है, या तो उसमें से कुछ माइनस कर दो या उसमें उसको किसी से डिवाइड कर दो। हम स्टेप डेविएशन मेथड में दोनों ही काम कर देते हैं। पहले हम कोई अच्छा सा नंबर देख के माइनस कर देते हैं, अच्छा सा नंबर कोई मुहूर्त नहीं देख के निकालना, अच्छा सा नंबर मतलब जो लगता है सब में कॉमन नहीं होता, मतलब जैसे 100 से ऊपर है सारे नंबर, 100 और 200 के बीच में है तो सबसे 100 माइनस कर दो, छोटा हो गया। अब मान लो वो किसी कॉमन, अब उसको फर्दर छोटा करना है, फिर हम उस सारे नंबर्स को देखेंगे किससे मल्टीप्लाई होते हैं, तो फिर वो उस नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब किससे डिविजिबल है वो, उस सारे नंबर से डिवाइड कर दो, और फर्दर छोटा हो गया, फिर 2 बार छोटा कर दिया ना उसको, फिर जो छोटा करके आया उसका उसकी एवरेज निकाल लो। कैसे निकालोगे, वेरिएबल को टोटल करो और एन से डिवाइड कर दो, और फिर अब वापस ओरिजिनल आंसर चाहिए हमें, तो पहले क्या करना है, जिससे डिवाइड किया था उसे मल्टीप्लाई करना है, पहले प्लस नहीं कर देना और बाद में जाके प्लस कर देना है, तो यू गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे करके आओगे आप,
ये सारे क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि आप सारे करके आओगे, करने हैं। हाँ ट्यूसडे को। क्लियर? उसके बाद है, ये बस सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डायरेक्ट मेथड के हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड के हैं, शॉर्टकट मेथड के हैं, कुछ क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड के हैं, इजी है। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर आपके पास डाटा इंक्लूसिव सीरीज का हो तो उस केस में हम लोग अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट जो जो वो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज होती है ना, इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लेते हैं, शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, स्टेप डेविएशन से नहीं निकालते हैं, क्योंकि जनरली उनमें ना कॉमन निकालना मुश्किल हो जाता है, कॉमन से डिवाइड करना मुश्किल होता है, जो सबको डिवाइड कर दे वो पॉसिबल नहीं होता। तो हम इंडिविजुअल सीरीज में हम शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं। जब आपकी डिस्क्रीट सीरीज आती है, डिस्क्रीट सीरीज में भी जनरली हम लोग या तो शॉर्टकट मेथड लगाते हैं या डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, हम स्टेप डेविएशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां पर भी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जब हम कंटिन्यूस सीरीज की बात करते हैं, वहां हम तीनों मेथड लगा देते हैं, शॉर्टकट भी, डायरेक्ट भी और स्टेप डेविएशन भी। स्टेप डेविएशन इसलिए निकाल लग जाता है कि वो मिड वैल्यूज निकालते हैं, आप पता होगा ना मिड वैल्यूज, जब आप मिड वैल्यूज निकालते हो तो किसी ना किसी नंबर से वो डिवाइड हो रहा होता है, इसलिए वहां पे लग जाता है। अगर कंटिन्यू सीरीज की हम बात करते हैं तो कंटिन्यू सीरीज में एक्सक्लूसिव भी हो सकती है, इंक्लूसिव भी हो सकती है, कितनी टाइप की हो सकती है, तो एक एक करके ओरली डिस्कस करें। अगर एक्सक्लूसिव है फिर तो कंटिन्यू सीरीज में हम मीन सीधा ही निकाल लेंगे। अगर इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर निकलेगा मीन, मीन, ठीक है। और अगर मिड वैल्यू सीरीज है तो ऑटोमेटिकली उसका कुछ नहीं करना, मिड वैल्यू सीरीज से सीधा ही मीन निकाल देना। वैसे भी तो अगर आप कंटिन्यू सीरीज में मीन निकालते हो तो पहले मिड वैल्यूज ही निकालते हो ना, तो ऑटोमेटिकली मिड वैल्यूज गिवन है तो उसको फर्दर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ओपन एंड सीरीज है, अगर आपके पास ओपन एंड सीरीज है तो भी ओपन एंड में आपको लोअर क्लास, फर्स्ट क्लास का लोअर क्लास लिमिट पता नहीं होती है, लेस देन 10 होता है, और लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं पता होती, मोर देन 50 है मान लो, तो ऐसे केस में हम अज्यूम कर लेंगे। बाकी में 10-10 का गैप है तो उसको भी लेस देन 10 का मतलब 0 to 10 कर लेंगे, और मोर देन 50 का मतलब 50 to 60 कर लेंगे। क्लियर है? तो हम अज्यूम कर लेंगे और फिर वो टोटल सीरीज बन जाएगी और फिर मिड वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। अगर आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, अगर आपके अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं तो भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है, उसको नॉर्मली ट्रीट करो, मिड वैल्यूज निकालो और मीन निकाल लो। क्लास इंटरवल इक्वल हो या अनइक्वल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने करना क्या है, उन क्लास इंटरवल्स की आपने मिड वैल्यूज निकालनी है और से सॉल्व कर देना है। कोई मेथड फॉलो कर लो, डायरेक्ट, इंटरैक्ट एंड स्टेप डेविएशन कोई सा ही फॉलो कर लेते हो। अगर आपकी क्यूमुलेटिव सीरीज है, अगर आपके पास क्यूमुलेटिव सीरीज है तो उसे नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज है तो उसे नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करिए और कन्वर्ट करके नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाएगी और फिर आप मीन निकाल लोगे कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके। क्लियर है? चलते हैं आगे। उसके बाद करेक्ट एंड इनकरेक्ट मीन। कई बार हम मीन कैलकुलेट करते समय गलतियां कर देते हैं, कई बार मीन कैलकुलेट करते समय हमारी गलतियां होती हैं। देखिए एक बात समझिए, आपको पेपर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ईच चैप्टर के बाद मैं आपका क्वेश्चन बैंक डिस्कस करूंगा विद आफ्टर ईच चैप्टर, ठीक है। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं क्वेश्चन बैंक डिस्कस करूंगा, तो आपने क्वेश्चन बैंक, यू ऑल हैव क्वेश्चन बैंक, है ना। जिन्होंने, जिनके पास नहीं है तो वो अरेंज कर लें, स्टाफ से बात कर ले हमारे कैसे अरेंज करना है। वो क्वेश्चन बैंक मैथ ने सॉल्व कराना है और आपने करना है, ठीक है। ईच क्वेश्चन वी विल डिस्कस ईच चैप्टर बाद। तो अभी ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक, मैं नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन बैंक करो, आपको साथ साथ करते रहना है क्वेश्चन बैंक, आपको घर जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ अगली क्लास क्वेश्चन बैंक डिस्कस की होगी, ऑटोमेटिकली होगी, तो अपने आप क्वेश्चन बैंक लेके आना। आपको पता चल जाएगा ना कि आज चैप्टर खत्म हो रहा है, तो अगली क्लास में आपने ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बैंक लेके आना है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आने हैं। और अगर नहीं किए तो घर जाके करो, अगले दिन आपको पता है क्वेश्चन बैंक आपने सॉल्व ही लेके आने हैं, ताकि हम वो क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करें, क्योंकि
पेपर क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व कराना है। ये तो जितना मर्जी पढ़ लो, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना की तो कुछ नहीं होने वाला। तो याद रखना, जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो गया ऑटोमेटिकली अगले दिन क्वेश्चन बैंक। आगे क्वेश्चन है करेक्ट एंड इनकरेक्ट मीन। करेक्ट एंड इनकरेक्ट मीन का मतलब क्या होता है? क्या होता है जी? कि आपने मीन निकाल लिया, गलत। गलती कहां होती है? टोटल करने में। नंबर में भी गलती हो जाती है, पर जनरली जो गलती है वो टोटल में होती है। ठीक है, कि एक नंबर को हमने 29 को 92 कंसीडर कर लिया और टोटल कर लिया, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? दोबारा से टोटल पता करो कितना गलत टोटल है, उसमें से जो गलत आइटम है उसको माइनस कर दो और सही आइटम को जोड़ दो। करेक्ट टोटल आ गया, नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो उसको ये देखिए, आपको पहले क्या करना है, इनकरेक्ट मीन कैसे निकालना है। इनकरेक्ट मीन कैसे निकाला जाएगा? क्वेश्चन में इनकरेक्ट मीन दिया होगा कि भाई हमसे गलती हुई है और गलती करके हमने 25 मीन निकाला है, बट हमें गलती होगी, इसको ठीक करके निकालो। वो आपको क्वेश्चन में ये भी बताएंगे कि गलती कितनी आइटम्स कितनी है। मान लीजिए आपके 20 आइटम्स हैं, वो बोलेंगे कि 20 आइटम्स थे और हमने गलती से गलत अर्थमेटिक मीन निकाल लिए जो कि 25 आया है, तो हम करके टोटल कर लेंगे 500। हमें पता लग गया कि जो टोटल जो गलत किया है वो 500 है, जो आपने टोटल किया होगा जो गलत टोटल है वो 500। दूसरा है कि आप करेक्ट मीन निकालोगे। करेक्ट मीन निकालने के लिए हमें पहले टोटल को सही करना पड़ेगा। जो 500 में से गलत आइटम है उसको माइनस कर देंगे। मान लीजिए 25 गलत था और इसकी जगह 52 आना चाहिए था। दो नंबर भी गलत हो सकते हैं, 3 नंबर भी गलत हो सकते हैं, 4 नंबर भी गलत हो सकते हैं। करना कुछ नहीं है, टोटल निकाल लीजिए। टोटल कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा। आपको जो गिवन मीन होगा वो गलत मीन को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? जो आपने टोटल लिया है, जो गलत टोटल है वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें से जो गलत वाली आइटम्स हैं उसको आपने क्या करना है? माइनस करना है और सही वाली आइटम्स को ऐड कर देना है, तो सही टोटल आ जाएगा। और फिर नंबर तो उतना ही है ना, अगर 20 है तो 20 से डिवाइड कर लोगे। दिस इज करेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मीन है, इन्होंने बोल दिया ना 25 ऑब्जर्वेशन है। 25 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? नंबर 25 है और 78 मीन आ गया, 78.4 आ गया। कहते बाद में पता चला कि एक आइटम थी जो कि 96 की और हमने उसको 69 ट्रीट कर लिया, तो बताइए करेक्ट मीन क्या है? इसका मतलब पहले टोटल पता करो। तो इनकरेक्ट टोटल पता करना है। 25 को 78.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनकरेक्ट टोटल आ जाएगा जो कि 1960 आएगा। इस टोटल करने में गलती हुई है ना, देखो सिंपल सा फंडा है, जहां गलती हुई है वहां वापस चले जाओ, वहां ठीक करो। कोई शॉर्टकट नहीं है ठीक करने का। ठीक है, करेक्ट टोटल निकालना है 1960, उसमें से जो गलत है, ठीक है, आपको 96 लेना था, आपने 69 ले लिया। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। आपको 96 लेना था, आपने क्या किया? 69 ले लिया। तो 69 को कर दो माइनस और 96 को कर दो प्लस, और फिर जितना है 25 से कर दो डिवाइड, जो भी आया ठीक है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक वेटेड अर्थमेटिक मीन भी है, ये रहा वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या है? देखिए, जब हम मीन निकालते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि जिन वेरिएबल्स का हम मीन निकाल रहे हैं वो इक्वल हैं। जब हम एवरेज निकालते हैं हम अज्यूम करके चलते हैं कि जिन वेरिएबल्स, जिन वैल्यूज की हम एवरेज निकाल रहे हैं वो ऑल आर इक्वल, तो हम सबको जोड़ लेते हैं और फिर उनसे डिवाइड कर लेते हैं। बट इन रियल लाइफ और मैनी नंबर ऑफ टाइम्स की चीजें बराबर नहीं होती हैं। देखिए, सपोज कीजिए एक ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए आपके पास एक्स एक वेरिएबल है, 20, 25, 30, 24, 26। ये सारी वैल्यूज अगर तो बराबर हैं, ठीक है, फिर तो हम क्या करेंगे? वेट सबका बराबर आता है। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस।
सारी वैल्यूज बराबर हैं। जब सारी वैल्यूज बराबर होती हैं तो हम नॉर्मल क्या करते हैं, चुप करके इसका टोटल कर लेते हैं और नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज में अंतर है, सारी वैल्यूज अलग अलग नहीं है, आप बोलोगे सर वैल्यूज अलग अलग क्यों नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। मान लीजिए ये आपके इंग्लिश के अकाउंट्स के मार्क्स हैं, ये आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं, और ये आपके बिजनेस के मार्क्स हैं, ये आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं, और ये आपके इको और ये आपके मैथ के मार्क्स हैं। ठीक है, मान लीजिए, तो क्या आप सारे सब्जेक्टों को बराबर ट्रीट करते हो? क्या आपको इन सारे सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए बराबर का एफर्ट करना पड़ता है कि अलग अलग एफर्ट करना पड़ता है? अलग अलग एफर्ट करना पड़ता है ना। तो आप बताना जरा किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने एफर्ट करते हैं, हम उतने उतने वेट दे देंगे उनको। ठीक है, अकाउंट्स में कितने एफर्ट, मान लो 1 2 3 4 5 ये वेट्स हैं। जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है उसको 5 दे देना, जिसमें कम करना पड़ता है उसको 4 दे देना, जिसमें 3 उससे कम करना पड़ता है उसको 3 दे देना, फर्दर 2 and 1 कर देना। बता देना मेरे को अकाउंट्स में कितने एफर्ट करने पड़ते हैं, नंबर क्या दूं? हाँ जी, 5 एफर्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, 5 टाइम्स। और इंग्लिश में? क्या बात है, इंग्लिश में 1? मेरे को इंग्लिश में 5 करने पड़ते थे। सही है, मजाक नहीं कर रहा, इंग्लिश में बड़े एफर्ट करने पड़ते थे। बिजनेस में करने पड़ते हैं? बिजनेस में भी 1 करना पड़ता है हमारे? 3? बिजनेस में ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, हर एक के लिए अलग अलग होगा ना। इको में कमबख्तो इको औखी होती है बिजनेस से। अच्छा, मैथ लिया था तूने? तो मैथ, अरे ऐसा नहीं है, इको को 2 दे दो, दूसरे को भी 2 दे सकते हो, जरूरी थोड़ी ना है सबको 5-5, कईयों के लिए सबको 5-5-5-5-5 है, ये भी पॉसिबल है। मैथ में 5 लिया, मैथ लिया था तो फिर काहे का एफर्ट? तो एफर्ट है, अगर आप ये एफर्ट्स को कंसीडर करके आप निकालोगे ना तो सही एवरेज निकलती है। ठीक है, तो वो वेटेड होती है जहां पर आपको एफर्ट कंसीडर करने पड़ते हैं, जहां पर ए ई बी इकोनॉमिक्स और मैथ इक्वल ना हो। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है, हमारी इंस्टीट्यूट कहते हैं ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल। वो हमें पता है कि इक्वल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस इक्वल ही दी जाती है। ठीक है, तभी हम लोग सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन पढ़ने में इक्वल नहीं होता हमारे लिए। एक बच्चा म्यूजिक लेके बैठा होता है, 100 में से 100 लेके बैठा होता है, और दूसरे बंदे ने मैथ से पंगा लिया होता है, वो 40 लेके बैठा होता है। 40 वाले ने शायद ज्यादा एफर्ट किए होते हैं 100 वाले से, लेकिन नंबर तो कम आए हैं ना। तो वेटेज देकर ही एवरेज निकलनी चाहिए। यानी कि जब आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस देके उसकी एवरेज निकालते हो उसे बोलते हैं वेटेड एवरेज। एक काम करें, आपसे फाउंडेशन के बारे में पूछते हैं, है ना, बताना जरा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सबसे पहले आपका मैथ है, स्टैट्स और एक रीजनिंग, 3 तो यही हो गए। एक लॉ है, एक अकाउंट्स है, एक बीसीआर है, एक बीसीके, एक इको है। पहले मैं वेट लिख देता हूँ, नंबर बाद में लिखूंगा। किस किस में कितने कितने एफर्ट चाहिए बताओ। एक मिनट, आप इसको ना वो करते हैं, इसमें 1 2 3 4 में से देना आपने 5। अच्छा, 1 किसको दोगे, किस किस को 1 दोगे? बीसीआर को 1 दोगे, बीसीको को भी 1 दोगे, लॉजिकल रीजनिंग को भी 1 दोगे। सत्यानाश, इतना सौखा काम है? 2 और 2, अच्छा 2 और किसको दें? बस बीसीआर में 2 दे दिया, चलो इको को 2, इको को 3, और अकाउंट्स को, अरे यार एक मिनट, 11वीं 11th 12th में आप अकाउंट्स ही तो पढ़ के आए हो, तो अभी उसको भी 4 देने हैं। न्यूमेरिकल नहीं होती, कंसेप्ट बने नहीं हुए, हमारे पास क्यों नहीं आए थे, पहले बना देते।
हाँ अच्छा लॉ को, अच्छा लॉ को कितने, 4, 5 देने हैं, चलो 5 दे देंगे कोई नहीं। और ये क्या है, रीजनिंग को 1 2 और अच्छा 3, एक वाला है कोई स्टैट्स में, अच्छा 2 भी दे सकते हो, अब बोल दो 1 भी दे देंगे हम तो, आपके सामने तो हम 1 भी बोल देंगे। 5 वाला है कोई इसमें, बोल के तो देखो, मैथ में गलत है। तो मतलब चलो बात समझ में आई आपको, आपको वेट्स देने होते हैं। अब आप मार्क्स लिखो यहाँ पर, है ना, अगर आप मार्क्स लिखोगे तो आप जो एवरेज निकालोगे वो एक फेयर एवरेज होगी, क्योंकि उसमें आपके एफर्ट्स इंडिकेट कर रहे होंगे। बट इसमें पता क्या होता है, वेट हर बंदा अलग अलग दे देता है, तो ये कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। वेटेड एवरेज में ये प्रॉब्लम है, अगर वेट सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का मतलब हर बंदा अपने वेट असाइन कर देता है किसी चीज को, या तो वेट सबके लिए कॉमन हो, कॉमन वेट बना दिए कि इस चीज में इतने इतने एफर्ट लगेंगे, सबके लिए सेम कर दिया, फिर तो वेटेड एवरेज कंपैरिजन में चली जाती है। लेकिन अगर आपको बोला जाए वेट अपनी तरफ से अज्यूम कर लो, तो वहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, और सब्जेक्टिविटी आने की वजह से सबकी एवरेज जो आएगी वो अलग अलग आएगी, जो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको वेटेड एवरेज कई बार निकालनी पड़ती है जब थिंग्स आर नॉट इक्वल। जैसे आपको सपोज करो आपको एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालनी है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू कंप्यूट एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में 2 वेरिएबल काम करेंगे, एक टाइम भी और स्पीड भी, और डिस्टेंस भी, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस, दोनों चीजें मैटर करेंगी ना, टाइम भी मैटर करेगा और डिस्टेंस भी मैटर करेगा, तो 2 फैक्टर आ गए ना, डिस्टेंस और टाइम। टाइम अगर लेते हो आप वेरिएबल, तो डिस्टेंस उसकी वेटेज होगी, और वहां से आप निकालोगे वो एक एवरेज आएगी, तो उसको बोलेंगे वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, मतलब जहां पर 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे, एक को आप वेरिएबल मान लोगे, दूसरे को वेट मान लोगे, तो वहां पर भी आपका वेटेड एवरेज का ही फॉर्मूला लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये आपके पास क्या हो गया, स्पीड आ गई, ठीक है, 1 2 4 ये अलग अलग स्पीड है, और 10 किलोमीटर पर आवर की, 20 किलोमीटर पर आवर की, 40 किलोमीटर पर आवर की, और साथ में हमने दे दिया टाइम, दे दिया कि आपने इतनी स्पीड 10 मिनट गाड़ी चलाई, स्पीड से, इस स्पीड से 20 मिनट्स गाड़ी चलाई, इस स्पीड से 20 मिनट्स गाड़ी चलाई, तो ये क्या है, बेसिकली वेट्स है। इसको कंप्यूट करके जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे, तो आप वेटेड अर्थमेटिक का कंसेप्ट यूज कर रहे हो, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। द टर्म वेट स्टैंड फॉर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। अब देखो 10 किलोमीटर जो है वो इंपॉर्टेंस इसलिए कि आपने 10 मिनट गाड़ी चलाई, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपने 20 मिनट गाड़ी चलाई, 40 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने वहां पर भी 20 मिनट की गाड़ी चलाई। एक बात बताऊं, अगर सबने 20-20 मिनट चलाई होती तो वेट की जरूरत ही नहीं थी। जब वेट्स इक्वल हो जाते हैं ना, तो उसकी जरूरत नहीं होती है, फिर हम लोग उसको सिंपल एवरेज से निकाल लेते हैं। आप तीनों को जोड़ोगे, 3 से डिवाइड करोगे, यू गेट द एवरेज स्पीड। लेकिन अगर आपका टाइमिंग्स अलग अलग है, तो आपको उसको वेट देना पड़ेगा। यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू देखो, मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो, लेकिन एवरेज स्पीड में आपकी स्पीड अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रही है, आप यहां से घर जाते हो और घर से वापस आते हो, तो आपसे पूछे कि आपका एवरेज टाइम कितना लगता है, या आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, या ये पता करनी है, तो जाने की स्पीड आपकी अलग है और आने की स्पीड आपकी अलग है, डिस्टेंस सेम है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, डिस्टेंस सेम है, जाने की स्पीड अलग है, आने की स्पीड अलग है, डिस्टेंस सेम है, तो आपको वेटेड नहीं लेना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। लेकिन एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, डिस्टेंस एंड टाइम। तो बताइए जरा, स्पीड से क्या चीज चेंज हो जाएगी, टाइम चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन 3 वेरिएबल है ना एवरेज स्पीड निकालने के लिए, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड 3 होते हैं ना, आपको स्पीड निकालनी है, आपका डिस्टेंस कॉमन है, स्पीड टाइम को प्रभावित कर देगा, तो टाइम वेरिएबल हो जाएगा वहां पर। नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, आगे जाके समझ में आएगा। ठीक है,
अब बस इतना सा याद रखो, इतना सा याद रखो कि अगर आपने वेटेड निकालनी है, वेटेड तब निकलते हैं जब वेरिएबल के साथ चीजें अलग अलग हो, इंपॉर्टेंस अलग अलग हो उनकी। जब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है तो वहां पे हम सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। ठीक, weighted arithmetic mean refer to the arithmetic mean calculated after assigning weights to the different values of the variable। वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू को आप क्या करते हो, वेट असाइन कर लेते हो। इट इज सुटेबल वेयर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वेरिएबल इज नॉट सेम। क्लियर है, जब सारी वैल्यूज अलग अलग हो तो वहां पर हमें, जैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज बोला ना, तो मेरी कोई माने तो मैं तो सब्जेक्ट को वेट देके एवरेज निकाला करूं, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, और टीचर्स के लिए भी सारे सब्जेक्ट बराबर नहीं होते टीच करना। अगर आप बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट टीच कर रहे हो तो टीचर की रेपुटेशन बड़ी दांव पे लगी होती है, क्योंकि वो टेक्निकल पढ़ा रहा है। इट्स डिफिकल्ट टू टीच टेक्निकल सब्जेक्ट। इजी सब्जेक्ट आसानी से समझ में आता है, बच्चों को लगता है कि टीचर अच्छा था इसलिए समझा गया। और टेक्निकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि बंदा मत्था ज्यादा मारता है, बच्चे का पल्ले कुछ नहीं पड़ता, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं, और बंदा कहता है सब्जेक्ट शायद इसलिए वीक है कि टीचर बेकार था। तो ये चीजें फर्क है, टीचिंग में भी फर्क है, टीचर्स के लिए भी फर्क है, और स्टूडेंट्स के लिए भी फर्क है। ऑल थिंग्स आर, और जब हम एवरेज निकाल लेते हैं सबको बराबर ट्रीट कर लेते हैं, वो मुझे वहां पे प्रॉब्लम है। बट दिस इज द वे, ऐसे ही चलता है, हम सारे सब्जेक्ट को बराबर वेट असाइन करके चलते हैं। क्लियर, इन एक्चुअल वेट्स आर अवेलेबल, एक्चुअल वेट्स दे देते हैं, और अगर एक्चुअल वेट्स नहीं दिए तो हम अपनी मर्जी से उनको वेट असाइन करके भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक, और निकालना कैसे है, वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल की वैल्यू होगी 2 4 6 6 8 एंड 10 वेरिएबल की वैल्यू होगी। यहां पर हम वेट दे देंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको मीन निकालना है, आपको मीन निकालोगे तो इस तरीके से डोनेट होगा ये मीन, डब्ल्यू लगा होगा उसके पैर में, आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वल बनाना होगा। देखो वेरिएबल्स को आप जोड़ तभी सकते हो जब वो इक्वल हो, दो चीजों को जोड़ा तभी जा सकता है जो वो इक्वल हो। अब 2 में 4 जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, कि दोनों की वेटेज में अंतर है। नहीं समझे, 10x प्लस 4y को जोड़ सकते हो, क्योंकि उनकी वेटेज में अंतर है, इसलिए जब वेरिएबल सेम होंगे, वेट के होंगे, तभी वो जुड़ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके उनको सेम वेट के करते हैं। 2 8 18 32 50, अब वो सेम वेट के हो गए हैं, अब जुड़ जाएंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब सिंपल होता है, उनको सेम ट्रीट कर लेंगे। सेम ट्रीट देखो, मान लीजिए फर्स्ट है, इसके 2 नंबर है, मान लीजिए नंबर 2 है, इसको 2 नंबर लेने के लिए 1 का एफर्ट करना पड़ा होगा, और इसमें 4 है। अगर इसको सेम एफर्ट करना पड़ता है इसके 8 होते, अगर उसको पहले जितना ही एफर्ट करना पड़ता ना इसके 8 मार्क्स होते। पहले मार्क्स, पहले में ये है कि आपको 2 नंबर आए, आपने एफर्ट इतना किया 1 का। दूसरे में ये है कि आपके 4 मार्क्स आए, आपने एफर्ट कितना किया 2 का। अगर आप एफर्ट 1 का करते ना तो आपके 8 आते, 8 आते। नहीं समझे, आपके 4 आए, 2 डबल एफर्ट करके, पहले के मुकाबले डबल एफर्ट किया आपने, वेट डबल है, तो अगर आप उतने जितना ही एफर्ट करते तो आपके 8 आ जाते। 6 आए, आपने पहले के मुकाबले 3 एफर्ट, ट्रिपल एफर्ट किया तो आए 6, लेकिन अगर आप एफर्ट पहले के बराबर का करते तो 18 आ जाते। 8 आए, आपने पहले के मुकाबले में 4 गुना एफर्ट किया तो जाके 8 आए, पहले के मुकाबले में 4 गुना एफर्ट किया तो जाके 8 आए। लेकिन अगर पहले जितना, अगर ये उतना ही ईजी होता जितना पहला था तो ये 32 आ जाते, इतने एफर्ट हो गए थे। 10 आए, 10 तब आए कि आपने पहले के मुकाबले में 5 गुना एफर्ट किया तो जाके 10 आए। लेकिन अगर मान लीजिए ये सब्जेक्ट पहले जितना इजी होता तो इसमें 50 आने चाहिए थे, इसलिए इक्वल कर दिया सबको, इक्वल एफर्ट बना दिए सबके। ठीक है, एफर्ट्स बराबर कर दिए, अब जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितने आएंगे बताओ जरा, 110। ये जोड़ लिया, अब एवरेज लेनी है तो एवरेज एफर्ट से डिवाइड करोगे, 110 डिवाइडेड बाय 15, 7.33। चलो ठीक है जी, दिस इज वेटेड एवरेज।
इस पे खास बात ध्यान देने की जरूरत है। ये वाली कहते हैं कि इफ स्मॉल वेट्स इज असाइंड टू हायर वैल्यूज एंड ग्रेटर वेट इज असाइंड टू लोअर वैल्यू, अगर छोटी वैल्यू को आप बड़े वेट दोगे, छोटी वैल्यू को आप बड़े वेट दोगे, जैसे ये आपके पास x है 1 2 3 4 5 और वेट है 5 4 3 2 1। छोटी वैल्यू को मैंने बड़े वेट दिए और बड़ी वैल्यू को मैंने छोटे वेट दिए। तो ऐसे केस में मीन जो होगा सिंपल मीन होगा, सिंपल मीन बिना वेट लिए उसकी वैल्यू वेटेड से हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, उसकी वैल्यू वेटेड से हमेशा ज्यादा रहेगी। और अगर ऐसा करूं कि मैं छोटे को छोटे वेट देता हूं 1 और बड़े को बड़े वेट दे रहा हूं, ऐसे केस में आपकी जो वेटेड एवरेज होगी उसकी वैल्यू नॉर्मल मीन से हमेशा ज्यादा आएगी। ठीक है, ये है। और कहता है कि अगर हर एक वैल्यू बराबर है तो कहते हैं अर्थमेटिक मीन और वेटेड मीन दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि 1 1 1 1 आएगा, फिर तो बराबर ही आने वाला है। चलते हैं आगे, ये एक एग्जांपल मैं करा देता हूं आपको वेटेड का। देखिए एक ट्रेन है, उसकी एवरेज स्पीड निकालना क्या, व्हाट इज द एवरेज स्पीड पर आवर, तो वेरिएबल स्पीड हो गया। देखो जिसकी एवरेज निकालनी है वेरिएबल वही होगा ना, एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो वही वेरिएबल होगा, एवरेज वेट निकालना है तो वेरिएबल क्या होगा, वेट। जिसकी एवरेज निकालनी है, अगर एवरेज इनकम निकालनी है तो वेरिएबल क्या होगा, इनकम। तो हमने यहां पर क्या निकालना है, एवरेज, तो वेरिएबल क्या होगा, स्पीड। ठीक, कहता है कि ट्रेन रन्स 25 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर, एक ये हो गया वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, अनदर 50 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर, वेरिएबल की दूसरी वैल्यू ये होगी। ठीक है, एंड देन ड्यू टू रिपेयर ऑफ ट्रैक ट्रेवल 6 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 10 माइल्स पर आवर। ये आपके क्या आ गया, क्या आ गया, ये वेरिएबल आ गया। अब अकेले वेरिएबल से हम एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते, आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए टाइम को भी कंसीडर करना पड़ेगा या डिस्टेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, अगर आप दोनों को कंसीडर करोगे, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम नीचे कर देंगे, डिस्टेंस ऊपर आएगा। डिस्टेंस ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर वेट क्या होना चाहिए, टाइम। नहीं समझे, एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ऊपर आना चाहिए और टाइम डिनोमिनेटर में आना चाहिए। डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड पता है हमें, स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा और फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब आप वेट किसको दोगे, टाइम को। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, रट्टा नहीं मार सकते हर जगह। तो टाइम देखिए, आप ट्रेन 25 माइल्स चल रही है 30 माइल्स पर आवर के हिसाब से, तो कितना टाइम लगा होगा उसको, 50 मिनट लगे होंगे। अरे भाई 50 मिनट लगे होंगे। एक बार बताओ, 60 मिनट में आप 30 माइल्स कवर कर रहे हो, तो 25 माइल्स कितने में कवर करोगे, 50। स्पीड क्या है, 30 माइल्स पर आवर। व्हाट डज 30 माइल्स पर आवर मींस, 60 मिनट में 1 घंटे में 30 मील जाओगे, 1 घंटे में 30 मील जाओगे ना, 30 मील इक्वल टू 60 मिनट। 30 मील आप 1 घंटे में जाओगे तो 25 मील कितनी देर में जाओगे, 50 में जाओगे ना। तो टाइम आ गया 50 मिनट। ठीक है, फिर दूसरा कहते हैं कि फिर वो अनदर 50 मील्स एट ए स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर। अब इसका बताइए जरा, आप 1 घंटे में 40 1 घंटे में 40 मिनट 40 मील जाओगे, सॉरी हाँ 40 मील जाओगे 1 घंटे में, तो आप 50 मील्स कितनी देर में जाओगे, 75 मिनट्स में।
अरे सोच लो ना, 75 मिनट्स में जाओगे आप, ठीक है। ठीक है, नहीं पता लगा 75 कैसे है? देखो देखो, मैथ में वाकई आपके 5 वेट देना चाहिए आपको, अगर उससे ज्यादा होता तो वो भी दे देना चाहिए था। देखिए कहता है कि 50 माइल्स 40 मील्स कवर हो रहे हैं आपके 60 मिनटों में। ये तो क्लियर है ना, 60 मिनट। और अगर आपने 50 मील कवर करने हैं, 60 डिवाइड बाय 40 इंटू 50, तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 75। ठीक है, चलो। तो फिर कहता है लास्ट में, क्या कहता है, ड्यू टू रिपेयर ऑफ ट्रैक ट्रेवल फॉर 6 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 10 माइल्स पर आवर। 6 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 10, ये तो 6 मिनट दे ही दिए उसने। ठीक है, एक और स्पीड है, कहते हैं फाइनली कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 24 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 24 माइल्स पर आवर। 24 की स्पीड है तो 24 माइल्स पर आवर, तो 24 मिनटों में कवर करेगी। 24 माइल्स 24 मिनटों में, सॉरी 24 माइल्स पर आवर है, तो 1 घंटे में इसका मतलब 24 माइल कवर हो रही है, तो 60 हो गया। ठीक है, टाइम निकाल लिया। नहीं पता चल रहा है आपको? इधर पता चल रहा है ना? तो चेहरे पे ना ऐसी भावना होनी चाहिए कि पता चल रहा है। ठीक, मल्टीप्लाई 1500, मल्टीप्लाई कर लो यार, चल नहीं रहा ये, मल्टीप्लाई कर दो। पहला 1500, फिर 3000, 600, अच्छा 60, और नहीं वो मास्क लगा हुआ है ना, तो जोर लगा रहा है। अच्छा जिसने 1400 कितना जी टोटल? 6000। 6000 डिवाइड किससे करोगे? टाइम से। कितना टाइम? 191। 6000 को 191 से डिवाइड करो, 31 पॉइंट, बस इतनी स्पीड है आपकी। ठीक है, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। वेट लिया हमने यहां पर। ठीक है, चलते हैं आगे। ये भी कर लेना, एग्जाम्पल सारे कर लेना। उसके बाद चलते हैं, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सीरीज हो, तो उसमें हमें कंबाइंड मीन कैसे निकालना है? हाउ टू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन इन टू और मोर सीरीज। अगर आपके पास 2 सीरीज हो और उनका कंबाइंड मीन कैसे निकालना है, मतलब इकट्ठा करके। देखो मान लीजिए, ओरली बता देता हूं मैं आपको, कंबाइंड मीन कहां यूज होता है? जब डाटा बहुत बड़ा होता है तो हम उसके हिस्से कर लेते हैं, और हर हिस्से का मीन निकाल के बाद में जोड़ लेते हैं, वहां पर कंबाइंड मीन का इस्तेमाल करना है। तो आप बोलोगे उसमें क्या है, 5 हिस्से कर लो डाटे के, हर एक का मीन निकालो, फिर बाद में जोड़ दो। तो कंबाइंड मीन की जरूरत क्या है? जो आप जोड़ोगे ना ऐसे गलत आएगा। मान लीजिए 5 हिस्से कर दिए, एक का मीन आ गया 10, दूसरे का आ गया 20, तीसरे का आ गया 30, चौथे का आ गया 40 और पांचवे का आ गया 50। जोड़ना जरा, 150 आ गया। क्या 150 को 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या सही में 30 एवरेज आएगी? नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। जब आप पूरे इकट्ठे ग्रुप का एवरेज निकालो और ऐसे जोड़ के निकालोगे, सेम आएगा। अर्थमेटिक कंबाइंड मीन का मतलब यही होता है कि आप पूरे ग्रुप का एवरेज निकालो, चाहे तोड़ के जोड़ दो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। कंबाइंड मीन की रेलेवेंस तभी है कि जब आप पूरे ग्रुप का मीन निकालो इकट्ठा, सारे ग्रुप के आइटम्स को, वैल्यूज को जोड़ो, सारे वैल्यूज को जोड़ो और फिर उसकी एवरेज ले लो।
या उसके 5 हिस्से करके अलग अलग एवरेज निकाल के बाद में किसी फॉर्मूले से जोड़ दो, आंसर सेम आना चाहिए। अगर तो आंसर सेम आता है तो कंबाइंड मीन रेलेवेंट है, नहीं तो नहीं है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। देखिए अगर आप, ये पहला क्या है, पहले का मीन, दो ग्रुप का डाटा दिया हुआ है, पहले का नंबर, दूसरे का मीन, दूसरे का नंबर, और फिर मीन निकालने को बोला है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन एन। तो काम करते हैं, टोटल बनाने का तरीका क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले का टोटल आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरे का टोटल आ जाएगा। ये यही बन गया सेम। और n1 प्लस n2 तो यही बन जाएगा। तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला बन गया। तो इसलिए 5-6 सीरीज को भी आप कंबाइन कर सकते हो। इसमें अब सिर्फ आपके मेरिट डिमेरिट, ये होमवर्क है आपके, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें आपके मेरिट, लिमिटेशन और प्रॉपर्टीज पेंडिंग है, जो कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।